जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, एलएलबी एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आज हमने एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि आपको 2-3 ऐसे दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ऐसे ही 2-3 आपको और दिया रहता है, उस पे आपको टिप्पणी करना होता है संक्षेप में, कम शब्दों में। ठीक है, और ये 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आएगा या फिर इसका कुछ भी मतलब ऐसे पूछा जा रहा है, या तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा, तो आप कैसे इसको करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि इसको हल करने के लिए आपको भूमिका अथवा जो प्रस्तावना होती है वो देना चाहिए, जिससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो बढ़िया जाएगा। चाहे जुडिशरी का आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एआईबी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अथवा आप सेमेस्टर का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, लॉ का कोई एग्ज़ाम, बीएलएलबी, एलएलबी का, मतलब कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम आपका है, तो आप इसको जब करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। इसमें भूमिका अथवा प्रस्तावना में आप क्या देंगे? आप बताएंगे कि न्यायिक सक्रियता से आशय न्यायपालिका द्वारा संविधान में प्रदत्त शक्तियों का सक्रिय एवं व्यापक प्रयोग करते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा न्याय के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पूरा करना है। ठीक है, इसकी भूमिका में आपने बताया कि न्यायिक सक्रियता से मतलब आशय कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों का सक्रिय एवं व्यापक प्रयोग करते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा न्याय के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पूरा करना है। न्याय के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पूरा करना है। जब न्यायालय केवल कानून की व्याख्या तक सीमित न रहकर सामाजिक एवं संवैधानिक समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाता है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, जब न्यायालय केवल कानून की व्याख्या तक सीमित न रहकर सामाजिक एवं संवैधानिक समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभाता है, तब हम इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, आपने भूमिका में इस तरीके से या प्रस्तावना में आप इस तरीके से इसका आशय बता सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आपको हेडिंग डालना है और आगे बताना है कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ। ठीक है, अब न्यायिक सक्रियता का अर्थ में आप बताएंगे कि न्यायिक सक्रियता की कोई निश्चित संवैधानिक परिभाषा नहीं है। सामान्यतः इसका अर्थ है कि न्यायालय संविधान की उदार एवं उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करके मौलिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे। विशेष रूप से अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रिट संबंधी शक्तियों तथा न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता का जो अर्थ है वो आपने इसमें बताया, और इसमें अनुच्छेद 32 और 226 के का आपको विशेष रूप से इसमें मेंशन करना रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता के प्रमुख आधार क्या हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ बताना है। देखिएगा, इसमें अगली हेडिंग आपकी बनेगी कि भारत में न्यायिक सक्रियता के प्रमुख आधार कौन कौन से प्रमुख आधार हैं। इसमें जो पहला आपको देना है वो है मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या। मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या आपको बतानी है। इसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित न रखकर गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित अनेक अधिकारों को भी इसमें शामिल किया। ठीक है, जो इसमें पहला है आप समझ गए होंगे कि इसमें पहला जो अनुच्छेद 21 है वो सिर्फ जीवन का अधिकार नहीं है, बल्कि इसको गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित अनेक अधिकारों को इसमें और भी अधिकारों को शामिल कर दिया गया है। अब दूसरा, इसमें पीआईएल या जनहित याचिका जो है, न्यायिक सक्रियता के विकास में जनहित याचिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, इसके माध्यम से गरीब एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा संभव हुई है।
ठीक है, PIL के माध्यम से। इसमें इसमें आप तीसरा बताएंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो है न्यायालय को असंवैधानिक कानूनों एवं सरकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय को संवैधानिक कानूनों एवं सरकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें अगला आपको बताना है 4 नंबर पे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, जो न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारों तथा विधि के शासन की रक्षा करती है। ये संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण कुछ निर्णय दिए गए हैं जिसको आपको मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे संबंधित जो निर्णय हुए रहते हैं, जो वाद इसके पहले रहते हैं और बहुत फेमस होते हैं, उसको दोस्तों आपको अपने आंसर में निश्चित रूप से मेंशन करना चाहिए ऐसे प्रमुख न्यायिक निर्णय के द्वारा। अब इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, तो मेनका गांधी का जो केस है इसमें क्या था कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की जीवन के अधिकार की व्याख्या को व्यापक बनाया और कहा कि व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 1978 का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार इसको पूछा भी जाता है हर एग्जाम में लगभग, तो इसको आपको जरूर याद करना चाहिए। आगे एक और दिया गया है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखिए इसमें क्या मुख्य बातें थी जो आपको इसमें ध्यान देने वाली बातें। देखिए इसमें क्या था कि इस महत्वपूर्ण मामले के पश्चात ही भारत में जनहित याचिका के विकास को महत्वपूर्ण आधार मिला या आधार प्रदान किया। इस मामले को प्रथम न्यायाधीश मामला या जजों के तबादले का मामला भी कहा जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में प्रयुक्त परामर्श शब्द का अर्थ सहमति नहीं है और न्यायाधीशों की नियुक्ति व तबादले में कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है, ठीक है। तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे है केशवानंद भारती, बहुत ही फेमस केस एक है 1973 का वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस जो ये महत्वपूर्ण वाद है, महत्वपूर्ण केस है, इसमें इस निर्णय में मूल संरचना से सिद्धांत, ये जो कि हमने पढ़ा भी है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्थापित किया गया था, जिसके अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस था केशवानंद भारती का और ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा भी जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 केस ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और वो एग्जाम में कोट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी होता है। आगे देखिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का एक केस, आप इसको भी डाल सकते हैं। ये है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए। यह न्यायिक सक्रियता का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो ये एक केस था जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, दिशा निर्देश जारी किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश उन्होंने जारी किया था, गाइडलाइंस जारी करी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने अपने उत्तर के समर्थन में ये 4 केस जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उसको आपने दिया है। और अब इसमें आगे आप हेडिंग डाल के ये बता सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता से क्या लाभ हैं। इसके लाभ के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है, जिसमें आपको पहला है, आपने हेडिंग डाली न्यायिक सक्रियता के लाभ, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की इसमें रक्षा होती है। दूसरा आपको बताना है शासन में जवाबदेही बढ़ती है। तीसरा आपको बताना है कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके बाद इसमें आगे आपको बताना है कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में सहायता मिलती है।
इसके बाद इसमें एक और आपको बताना है जो है 5वां प्रशासनिक मनमानी पर नियंत्रण रहता है। प्रशासनिक मनमानी पर नियंत्रण रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसमें आगे है कि न्यायिक सक्रियता की आलोचना, मतलब इसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव मतलब क्या लाभ थे तो उस हानि के बारे में भी कुछ आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हानि अथवा आलोचना इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता की सबसे प्रमुख आलोचना या हानि यह है कि यदि न्यायपालिका अत्यधिक सक्रिय हो जाए तो वह न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। न्यायिक अतिक्रमण की स्थिति, जुडिशियल ओवररीच की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, इससे विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की संभावना रहती है। मतलब न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप आने लगेगा, ठीक है। ये इसकी आलोचना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक अंग को अपने संवैधानिक क्षेत्र में रहकर कार्य करना चाहिए, ठीक है, और कोई भी अंग एक दूसरे में अतिक्रमण नहीं करता है। तो अगर ये ओवररीच की स्थिति पैदा होगी तो न्यायपालिका उसमें अपना जो है सक्रिय अतिक्रमण करने लगेगी। ऐसा आप इसमें आलोचना में लिख सकते हैं, अथवा जो नुकसान है उसमें आप बता सकते हैं 2-3 लाइन में। अब आपको निष्कर्ष में 4 लाइनें देनी है जिसमें आपको बताना है, यही सब जो आपने लिखा है वही का निचोड़ आपको इसमें देना है कि आप देंगे कि अतः न्यायिक सक्रियता भारतीय लोकतंत्र में संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, परंतु न्यायपालिका को सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य विधायिका या कार्यपालिका का स्थान लेना नहीं वरन बल्कि संविधान की सर्वोच्चता, विधि के शासन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप इसमें 4 लाइन निष्कर्ष रूप में बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें अगर इस टाइप से आपको पूछा जाएगा कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, तो आपको इसमें अपना आंसर इस तरीके से लिखना होगा, देना होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।